नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दवाला के फाउंडर वकास जी को। तो वकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। सबसे पहले द ऑनर इज़ ऑल आवर्स कि हमें मौका मिला कि दूरदर्शन में आए। आप लोगों ने मौका दिया, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अपने स्टार्टअप को रिप्रेजेंट करने के लिए। वकास जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो दवाला है इसका क्या कंसेप्ट है और ये लोगों को कैसे सर्व करता है? दवाला एक B2B2C कंपनी है, एक स्टार्टअप है जिसका टारगेट है कि वो रिटेल सेक्टर्स में जो स्टोर है उनको अपलिफ्ट करे, उनको एक डिजिटलाइज करे कि वो एक कंपटीशन को फेस कर पाए। क्योंकि इंडिया एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के और अग्रसर है और इसमें रिटेल एक बहुत बड़ा भागीदार होने वाला है। तो रिटेल इज़ एक्सपेक्टेड टू बी $2 ट्रिलियन सेगमेंट सेक्टर। तो और इसमें अभी भी ई कॉमर्स जो है वो स्टिल 4 to 5% ही कैप्चर कर पाया मार्केट। तो अभी भी काफ़ी कॉमर्स जो होता है, काफ़ी जो बिज़नेस जो होता है वो अभी भी ऑफलाइन होता है। तो हमारा टारगेट है कि वो जो ऑफलाइन रिटेलर्स है उनको अपलिफ्ट किया जाए। तो दवाला का बस वही टारगेट है, डिजिटलाइज द लोकल स्टोर्स। वकास जी, आप हमें ये बताइए कि दवाला ही क्यों? इसका नाम दवाला आपने रखा है, दवाला ही क्यों? क्या कंसेप्ट है इस नाम के पीछे? इसके पीछे थोड़ा फनी कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली दवाला स्टैंड्स फॉर ऑल दोज वालास हु मेक्स आवर लाइफ ईजी, लाइक किराना वाला, राशन वाला, सब्जी वाला, गोलगप्पे वाला। तो एवरी वाला जो हमारा लाइफ में एक भागीदार हैं, हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते थे। तो इसलिए हमने उसको दवाला रखा। दा जहाँ पर एक वेरिएबल है, उसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, किराना, राशन, जो भी, और वाला एक कांस्टेंट है। तो वी आर प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। ओके वकास जी, हम जानना चाहेंगे कि इससे पहले आप क्या कर रहे थे और कैसे ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आया और आपने ये स्टार्टअप क्रिएट किया? हमारा जस्ट आफ्टर द कॉलेज कुछ होते हैं, मतलब लोग आपको इंस्पायर करते हैं कि बिज़नेस करो, ठीक है। और जब मैं कॉलेज से निकला तो उस टाइम स्टार्टअप इंडिया वगैरह भी काफ़ी चल रहा था। तो हुआ कि कुछ किया जाए इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस, इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप, कि खुद का कुछ किया जाए। तो वी स्टार्टेड एंड लकीली उसी टाइम न्यूज़पेपर में कुछ आया कि झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी भी बन रही है और उसमें भी कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह था। सो वी पार्टिसिपेटेड इन दैट और उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड से वी क्वालिफाइड एंड वी वर द रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप ऑफ झारखंड गवर्नमेंट। तो उसके बाद हमने ये एक प्रक्रिया चालू किया दवाला का और फिर आज हम यहाँ हैं, चलता गया वो। वकास जी, आप हमें ये बताइए कि और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इसी डिजिटलाइजेशन मॉड्यूल पे काम कर रही हैं, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं। तो आपका जो दवाला है, इसकी क्या यूनिकनेस है या इसकी क्या यूएसपी है? हमारा जो यूनिक सेलिंग पॉइंट बोला जाए, आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको डू इट योरसेल्फ टाइप वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पर आप अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। बट हमने जो रियलाइज़ किया आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D करने के बाद, कि जितने भी स्टोर्स होते हैं वो अपना अगर खुद का भी वेबसाइट बना ले, इवन आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, उसका मेंटेनेंस इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मेंटेनेंस, उसमें प्रोडक्ट को लिस्टिंग करना, फिर उस प्रोडक्ट जो लिस्ट हो चुका है उसको मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो यू हैव टू गो टू योर पैनल, वहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन में भी प्राइस चेंज करना है, ठीक है। स्टॉक अगर आपके पास आउट ऑफ स्टॉक हो गया, कस्टमर को बहुत ज़्यादा ये इश्यूज़ होता है कि हम लोग इस टाइप के वेबसाइट से हम लोग ऑर्डर कर लिए हैं बट वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, तो एक ख़राब इंप्रेशन बैठता है। और इन द लॉन्ग टर्म लोग क्या होते हैं, अपने वेबसाइट या ये सब प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ से बिजनेस उतना नहीं आता, उतना ज़्यादा उनको मेंटेनेंस आता है। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग इसी को एक एलिमिनेट कर रहे हैं कि आपको मेंटेनेंस का कोई इशू नहीं है, कोई झंझट नहीं है। वी विल बी हैंडलिंग ऑल दोज स्टफ, ठीक है। तो वी आर द नॉट ओनली द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड बट प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस ऑल्सो। हम लोग आपको पूरा एक डिजिटलाइज स्टोर मेंटेन करके देंगे। वकास जी, किसी भी स्टार्टअप को फंड करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो हमने ये जाना है कि आपने अपनी स्टार्टअप की फंडिंग के लिए जॉब्स भी करी थी। तो इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। एग्जैक्टली किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए अगर बोला जाए, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो पैसा होता है। मनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। उसके बाद इंस्पिरेशन आता है, उसके बाद आपका आइडिया आता है, प्रोडक्ट आता है, बट सबसे पहले आपको पैसे की ज़रूरत है। तो एज अ मिडिल इनकम फैमिली, ओके, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट फंडेड, स्पेशली आज के ज़माने में जहाँ पर डेली कोई ना कोई स्टार्टअप आ रहा है। तो आज के ज़माने में फ़ंड रेस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो हमने ये रियलाइज़ किया जस्ट आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड इन द झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी। उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि वी नीड फंड टू ग्रो।
तो हमने ज्वाइन किया, कंपनी वगैरह ज्वाइन किया, वी स्टार्टेड अ जॉब. बट अगर देखा जाए फ्रॉम बिगनिंग द जॉब एंड अभी हमने जॉब छोड़ा है इन दिस अप्रैल इटसेल्फ. ओके, हमने इतने टाइम में वी डिड द रिसर्च डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना. ठीक है, इन दिस पीरियड वी गॉट इंक्यूबेटेड इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. तो ये फ़ायदा हमने उठाया. और साथ में वो बोलते हैं ना कॉकरोच, वी लेड अ कॉकरोच लाइफ. ठीक है, कि कॉकरोच कभी भी छोड़ता नहीं है कोई भी चीज़. दे आर द मोस्ट, मतलब वो लड़ने वाला जो होता है, कि बोला जाता है इवन इफ अ न्यूक्लियर अटैक इज़ देयर ओनली एनिमल विच कैन सर्वाइव इज़ कॉकरोच. तो हम लोग वो है, वी कैन सर्वाइव एनी एटमॉस्फेयर, वी कैन डू इट एंड वी तो कैन. आपने बूटस्ट्रैप मॉडल से अपनी स्टार्टअप को सस्टेन रखा है? हाँ, वी आर कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड एंड लेटर ऑन जब हमें ग्रांट्स वगैरह मिला है फ्रॉम STPI, वी गॉट इंक्यूबेटेड फ्रॉम STPI. तो वी हैव गॉट सर्टेन ग्रांट्स ऑल्सो. बट वी और आर फंड्स फिलहाल आप कहाँ से व्यवस्था कर पा रहे हैं अपने स्टार्टअप? और ओन फंड, कम्प्लीटली आवर ओन फंड. हम लोग का भी पूरा जितना भी डेवलपमेंट है, आवर प्रोडक्ट इज़ रेडी, MVP टेस्टिंग इज़ डन, तो वो सब हमने अपने फंड से किया है. वी आर कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड. वकास जी, कैसे आपने लोगों को ये रियलाइज कराया कि एक गैप है प्रिवलेंट, जिसको फुलफिल करने से वो और बेहतर ऑपरेट कर पाएंगे? आपके स्टार्टअप के माध्यम से ये आप कैसे रियलाइज करा पाए लोगों को? एग्जैक्टली, अगर सेलर के नज़रिया से देखें, फॉर एनी बिजनेस टू रन सक्सेसफुली, उनको या तो पैसा बचाना है, दे हैव टू आइदर सेव द मनी टू रन अ बिजनेस, या उनको पैसा इंक्रीज करना है, टू मेक मार्जिन इंक्रीज करना है, रेवेन्यू इंक्रीज करना है. तो दो ही तरह से बोला जाता है धंधा किया जा सकता है, आइदर यू अर्न मनी और यू सेव मनी. ठीक है, तो लकीली फ्रॉम आवर स्टार्टअप वी आर हेल्पिंग द सेलर्स टू डू बोथ. वो पैसा बचा भी सकते हैं और पैसा अर्न भी कर सकते हैं. एग्जाम्पल देता हूँ पैसा कैसे बचा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे कैन सेव मनी बाई इंक्रीजिंग द शेल्फ स्पेस इन देयर स्टोर. जैसे कि हम लोग एक एमपॉस भी प्रोवाइड करवाते हैं. तो ये एमपॉस से क्या होता है, अभी जो हम लोग कैशियर काउंटर्स देखते हैं, तो उस कैशियर काउंटर्स की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पर अब बिलिंग जो है वो एक मोबाइल के ज़रिए ही एक कैशियर या सेल्समैन कोई भी कर सकता है. तो वो एक शेल्फ स्पेस अब बढ़ जाएगा. जो एक बिजनेस के नज़रिया से देखा जाए, जो एक स्पेस ब्लॉक होके पड़ा हुआ था, चाहे वो 20 स्क्वायर फीट का हो या 25 स्क्वायर फीट का हो, अब वहाँ पर भी लोग अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. तो एक वहाँ पर उनका इंक्रीज़ हो रहा है. दूसरा, नाउ दे कैन, जहाँ पर अब एमपॉस वगैरह लग जाएगा, तो दे कैन यूटिलाइज देयर मैन पावर मोर इफेक्टिवली. तो वहाँ पर दे कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी. और अगर बोला जाए कि हाउ दे कैन अर्न दी मनी, तो देखा गया है और बहुत सारे रिसर्च भी है कि अगर कस्टमर इन्फॉर्म्ड रहता है प्रोडक्ट्स के बारे में, तो दे प्रिफर टू बाय द प्रोडक्ट. तो फ्रॉम आवर मोबाइल असिस्टेड शॉपिंग एप्लीकेशन, तो इससे क्या होगा, कस्टमर को जब वो शॉपिंग कर रहा है तभी उसको पता चलते जाएगा कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का प्राइसिंग, मतलब यू विल बी हैविंग अ ई-कॉमर्स लाइक पूरा इकोसिस्टम इन द ऑफलाइन स्टोर. ओके, वकास जी, आप हमें बताइए कि मेंटर्स कैसे मिले आपको और उनका क्या सपोर्ट रहा आपके स्टार्टअप में? मेंटर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा. और एवरी स्टार्टअप, एवरी पर्सन, अगर बोला जाए इवन इन अ लाइफ, मेंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन टर्म्स ऑफ मेंटर वी गॉट, सबसे पहले जब हम लोग झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी स्टेट एवेल्यूशन बोर्ड से सिलेक्ट हुए, तो वी गॉट गुड मेंटर्स फ्रॉम देयर ऑल्सो, जो हमारे अंदर एक इग्निशन जो लाया गया स्टार्टअप का. ठीक है, तो कम से कम इग्निशन तो हमें वहाँ से मिला ही. ठीक है, देन वी ग्रू. ठीक है, वी गॉट इंक्यूबेटेड फ्रॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया. तो STPI में वी गॉट मेंटर्स, वी गॉट इंक्यूबेशन. तो वहाँ पर वी गॉट हेल्प कि कैसे हम अपने आइडिया को रिडिफाइन करें, कैसे पाइवट करें, कैसे उसको और ज़्यादा मार्केटेबल करें, कैसे टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करें, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को. फिर वाधवानी फाउंडेशन से हम लोग इंक्यूबेट हुए, तो वहाँ से हमें फ़ायदा हुआ कि कैसे एक पिच किया जाता है, पिच प्रिपेयर किया जाता है, पिच डेक बनाया जाता है, कैसे इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट किया जाता है. तो ये सब प्लेटफॉर्म से हमें जो मेंटर्स मिले हैं, तो दे हेल्प्ड अ लॉट. वाधवानी फाउंडेशन की तरफ से आपको इंक्यूबेशन सपोर्ट भी मिला था, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए. वाधवानी फाउंडेशन एक सिम्फनी ग्रुप है जो फ़ैन बनाता है. एक्चुअली दिस फाउंडेशन कम्स अंडर देम, एक ये NGO टाइप का है. सो वी गॉट सिलेक्टेड इन वन ऑफ देयर कोहर्ट्स, जो कि एक इग्नाइट कोहर्ट था. वी गॉट सिलेक्टेड इन दैट. और उसके बाद हमारा लगभग आई गेस 12 वीक्स का बूट कैंप हुआ. तो उसमें हमें सिखाया गया कैसे पिच डेक बनाया जाता है, कैसे USP बनाया जाता है, मतलब हमें प्रोडक्ट को कैसे रीडिफाइन किया जाता है. तो वी वर्कड ऑन दैट along with the mentors, along with the teams. वहाँ पर अच्छे स्टार्टर्स भी मिले ऑल ओवर इंडिया लेवल से.
विकास जी, टेक्नोलॉजी तो आप डेवलप कर चुके हैं, अब इसकी बिजनेस के ऊपर कैसे वर्क हो रहा है इसके बारे में आप हमें बताइए। हाँ एग्जैक्टली अभी एक्चुअली हमने जस्ट इन अप्रैल आई लेफ्ट द जॉब, तो उसके बाद से वी स्टार्टेड इन द कि कैसे अब कंज्यूमर तक पहुंचा जाए। तो अभी हमारा वही फेज चल रहा है, ऑलरेडी द टेस्टिंग हैज़ बीन डन। तो अब हम लोग कंज्यूमर के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये माध्यम से हम लोग बोलेंगे भी कि इफ़ यू आर अ सेलर, ठीक है, अप्रोच अस एंड आपको हम लोग हेल्प करेंगे कि हाउ टू मेक योर स्टोर स्मार्ट, एक कि इंडिया को भी स्मार्ट बनाना है। तो लेट्स जॉइन दी हैंड। आप 24/7 स्टोर का प्लान कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है आपकी स्टार्टअप के माध्यम से, इसके बारे में भी आप हमें बताइए। 24/7 स्टोर्स का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि 24 घंटे एक स्टोर को कैसे चलाया जाए। तो सबसे पहले इसमें जो एक इशू आता है ऑपरेशनल कॉस्ट का। तो विद द हेल्प ऑफ आवर टेक्नोलॉजी वी बिलीव एंड वी आर ऑलरेडी डूइंग इट कि कैसे हम लोग 25 to 30% एक ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करें। तो हम लोग वो टारगेट कर रहे हैं कि वो ऑपरेशनल कॉस्ट को हम लोग कम करके वी कैन यूटिलाइज दैट कॉस्ट दैट इज़ बीइंग सेव्ड, उसको हम लोग यूटिलाइज करके एक स्टोर को 24/7 कैसे चलाया जा सके कि लगभग उतना ही एक ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हो बट एक सर्विस टाइम, ठीक है, एक कस्टमर को सर्विस टाइम इंक्रीज़ हो सके कि 24 घंटा, अभी वो 12 ही घंटा बिजनेस कर पा रहा था, अब वो 12 घंटा में और ज़्यादा बिजनेस कर सकता है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग कि एक ही स्पेस में एक ही बिजनेस में कैसे एक रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया जा सके। विकास जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक ऐसे ऑफलाइन स्टोर के लिए प्लान कर रहे हैं जिसमें कोई सेल्स पर्सन, कोई कैशियर की ज़रूरत नहीं है, वो कंप्लीटली डेटा ड्रिवन होगा, एआई से मॉड्यूलेटेड होगा, तो सब कुछ सेल्फ ऑटोमेटेड चल रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है आपके स्टार्टअप के माध्यम से, इसके ऊपर आप थोड़ा सा हमें बताइए। यस, एक्चुअली वी आर रिसर्चिंग ऑन दैट, और वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो अमेजन हैज़ डन इट इन यूएस वगैरह में, अमेजन गो करके उनका कॉन्सेप्ट है। Okay. तो उसमें और हमें ये डिफरेंस है कि दे आर मोस्टली हार्डवेयर बेस, वो सेंसर्स वगैरह पूरा यूज़ कर रहे हैं, और उनका एक स्टोर इस कॉन्सेप्ट में बनाने के लिए अराउंड $10 मिलियन का ज़रूरत पड़ता है उन्हें। Okay. ठीक है, तो डैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इंडिया में वो चलेगा नहीं। तो हम इसी को एक स्टेप डाउन वर्जन में एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू वी आर डूइंग इट कि एक ऐसा सेल्फ चेकआउट स्टोर बनाया जा सके जो एक पूरा एक चैनल रहे कि आप एक स्टोर के अंदर जाएं, एक QR कोड स्कैन करे, फिर कोई भी सामान को पिक करे, उसका बार कोड स्कैन करे, उसको ऐड टू कार्ट करे, जैसे हम लोग ऑनलाइन में करते हैं ई-कॉमर्स में, और वो सामान लेके हम जब बाहर आएँ बस आप QR कोड वापस से शो करें और बाहर चले जाएँ। तो इसमें आपको मतलब एवरी इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन योर मोबाइल फ़ोन, योर पेमेंट इज़ अवेलेबल ऑन योर मोबाइल फ़ोन, योर डेटा इज़ अवेलेबल ऑन योर मोबाइल फ़ोन। तो मतलब वहाँ पर किसी और की ज़रूरत है नहीं। तो हमें भी अच्छा लगता है, मतलब अगर देखा जाए जनरेशन Z और मिलेनियल्स को जो बोला जाता है आज के जनरेशन, वी लव डू इट योरसेल्फ, हम लोग अपना काम खुद करने में मज़ा आता है। ठीक है, तो ये जनरेशन के लिए वी लव इट, तो वी आर ट्राइंग टू डू दैट। विकास जी, आप डेटा को लेकर कंप्यूटर विजन प्लान कर रहे हैं, इसका क्या कंसेप्ट है और आपके माध्यम से, आपके स्टार्टअप के माध्यम से कैसे ये लोगों के लिए हेल्पफुल है कंप्यूटर विजन? कंप्यूटर विजन जैसे कि अभी इनिशियली फेज़ 1 में वी आर डूइंग बारकोड स्कैनिंग फ्रॉम मोबाइल फ़ोन, की एक अगर फ़ोटो खींचा जाए कैसे उसको एक बारकोड को निकाल लिया जाए। नेक्स्ट वी आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर विजन इन द पार्ट ऑफ कैटलॉगिंग, क्योंकि देखा जाए सबसे बड़ा जो इशू है हमारे स्टार्टअप में, हमारे टाइप के बिजनेसेस में इस कैटलॉगिंग की एक स्टैंडर्ड कैटलॉगिंग। अभी देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन ONDC करके एक कॉन्सेप्ट है जो उनका वर्क कर रहे हैं। तो उसमें भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या क्रिटिकल पार्ट जो बोला जाएगा कैटलॉगिंग ही, दे आर फेसिंग इट कि एक स्टैंडर्ड कैटलॉग कैसे बनाया जाए। हम अगर अमेजन पर जाते हैं तो एक स्टैंडर्ड कैटलॉग रहता है, एक स्टैंडर्ड इमेजिंग रहता है, सब कुछ रहता है। तो वी आर यूजिंग AIs एंड ऑल एवरीथिंग कि एक स्टैंडर्ड कैटलॉग कैसे बनाया जाए कि एक ट्रस्टफुल रहे फॉर कस्टमर ऑल्सो, कि एक प्रोडक्ट दिख रहा है तो उसका इमेज सही हो, इमेज सही से दिखे। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट पार्ट ऑल्सो। विकास जी, आपकी को फाउंडर्स से कब मुलाकात हुई और क्यों लगा कि आपको को फाउंडर्स की ज़रूरत है? ये सही बोला जाता है, यू कैन नॉट बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो फाउंडर्स की, को फाउंडर्स की, टीम मेंबर्स की ज़रूरत तो पड़ती है। व्हेन आई स्टार्टेड जस्ट आफ्टर द कॉलेज, तब मेरे एक दोस्त के साथ मैंने चालू किया था। देन वी रियलाइज वी नीड फंड एंड ऑल, तो हम लोग फिर जॉब वगैरह में लग गए। ये हम लोग 2019 में चालू किए थे। तो जब हमें रियलाइज़ हुआ कि वी नीड फंड एंड ऑल, तो हम लोग जॉब वगैरह ज्वाइन कर लिए। और वहीं पे जब अपना काम चल ही रहा था इंडिविजुअल लेवल पे, जब मैं इसके ऊपर रिसर्च वगैरह कर ही रहा था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट माई CTO, हमारे कॉमन CA के थ्रू वी गॉट इन कॉन्टैक्ट। वो उस टाइम एक फिनटेक स्टार्टअप पे काम कर रहे थे, हमारे जो कलीग जो है। तो फिर वी ज्वाइन हैंड्स, हम लोग आगे बढ़े। फिर एक रांची में ही एक स्टार्टअप इवेंट था, उसमें
मतलब आई गॉट कॉन्टैक्टेड विथ CFO मिस कोमल। तो फिर मतलब एक कारवां चलता गया, लोग मिलते गए, और द कॉमन लिंकेज वाज ऑलवेज अ स्टार्टअप। तो हम लोग का एक स्टार्टअप ही एक कॉमन लिंकेज था उनके साथ। विकास जी, आप लोग तीनों जॉब कर रहे थे अपनी स्टार्टअप की फंडिंग को सपोर्ट करने के लिए, तीनों को फाउंडर्स। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड हो रहा है, आप लोग तीनों 9 AM to 7 PM जो जॉब कर रहे थे, उसके अलावा अपने स्टार्टअप को भी साथ साथ मेंटेन कर पाना, कैसे ये आप मैनेज कर पा रहे थे? जॉब वाज अ टफ पार्ट, नॉट स्टार्टअप। स्टार्टअप और तो वो भी अपना तीनों पैशन के था। तीनों, कोई एक तो था नहीं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि फ़ंड की ज़रूरत है हम लोग को, घर में भी वी नीड फंड, ठीक है, वी हैव टू सस्टेन। कोई भी इसको अवॉइड नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि नहीं ज़रूरत था, कहीं से आ गया, वो पॉसिबल नहीं है। वी हैव टू अर्न एंड वी हैव टू सेल्फ सस्टेन। तो वी डिड दैट। तो जॉब तो ठीक है अपनी जगह पे था, बट स्टार्टअप में वी लव्ड इट बिकॉज वो हमारा पैशन था एंड हम लोग को वो करना ही था। तो वो अपना वो रात में 8 to 12, 8 to 1 वी वर्कड ऑन दैट कि कैसे उस आइडिया को फाइनलाइज किया जाए। और इसमें बोला जाएगा कि नॉट ओनली वी 3 वर्कड, ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल केम, ठीक है, वी आउटसोर्स्ड अ लॉट ऑफ स्टफ्स, ठीक है। तो अगर मैं नाम ले सकूं तो जोहेब था, अब्बास, देन अमित, नवीन जी, अहमद, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल गॉट इन्वॉल्व इन इट कि अब जाके वो प्रोडक्ट दिख रहा है, बट ये प्रोडक्ट में काफ़ी लोगों का मेहनत शामिल है। आउटसोर्सिंग की आपने बात करी, आउटसोर्सिंग किसी भी स्टार्टअप के लिए कितना रेलेवेंट है और आपको इसके क्या फ़ायदे मिले? आउटसोर्सिंग तो बहुत रिलेवेंट होता है, इसलिए क्योंकि जब हम लोग कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वी कैन नॉट डू एवरीथिंग। हम लोग को हर चीज़ का नॉलेज नहीं हो सकता है, तो वी नीड टू गेट सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। और बाहर से सपोर्ट लेने के लिए वी नीड 2 or 3 टाइप्स ऑफ थिंग। सबसे पहले अगर दोस्त है तो हम लोग दोस्त से हेल्प मांग ले, तो हमने उसका भी हेल्प लिया, कुछ दोस्तों से भी काम करवाया फ्री में। फिर होता है कुछ कि आप एम्प्लॉय को रखें। तो इनिशियल स्टेज में जब हम खुद एम्प्लॉय थे तो इट वाज वेरी टफ फॉर अस टू हायर समवन, तो वी आउटसोर्स टू फ्रीलांसर्स। तो हम लोग फ्रीलांसर्स को लिया कि उनसे काम करवाया एंड ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वी पेड टू देम। तो इस तरीके से आगे बढ़े हम। फिलहाल में आपने अपने साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितने लोगों को एंगेज कर रखा है? अगर हमारे इंटर्न्स वगैरह सबको इंक्लूड कर ले, वी आर अ टीम ऑफ 7 people नाउ। और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में इंक्लूड कर ले तो कॉन्ट्रैक्चुअल आते रहते हैं अभी भी, तो कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड करते तो इट इज़ मोर देन 20। उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल क्या है? हमारे जो इंटर्न हैं दे आर डायरेक्टली ऑन द स्टाइपेंड बेसिस, Okay. तो वी डू नॉट शेयर रिवेन्यूज़ विद देम। और हमारे जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी जो हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं उनके साथ भी वी हैव अ फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो वी डू नॉट शेयर रेवेन्यू विद एनी ऑफ आवर स्टेक होल्डर्स टिल नाउ। तो जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उन स्टेक होल्डर्स में आपके रिटेल शॉप ओनर्स भी आते हैं, उनके साथ आपका किस प्रकार का रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल रहता है? एक्चुअली रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल से पहले हम लोग एक बार प्रोडक्ट पे मैं बता देता हूँ कि हम लोग का प्रोडक्ट क्या है, और उसमें भी हाउ वी टेक चार्जेस या रेवेन्यू कैसे हम लोग उसमें कैलकुलेट करते ओके, हैं। तो आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉड्यूल भी आप बताना चाह रहे हैं? उस जी चीज़ जी में? जी जी। Okay. तो हम लोग रेवेन्यू ऐसे चार्ज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रोवाइड वाला बुक सॉफ्टवेयर। तो वाला बुक्स एक अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर है, एंड फॉर दैट वी चार्ज अ फिक्स सब्सक्रिप्शन चार्ज एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो कोई भी एक अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर जो पे करता लेता है किसी भी स्टोर से। देन वी हैव वाला मार्केट, वाला गो एंड वाला गो प्लस। ये जो हमारे जो 3 प्रोडक्ट्स है, इसमें वी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शनल वैल्यू। तो ये जो ट्रांजैक्शनल वैल्यू है ये सिमिलर टू पेमेंट गेटवे चार्जेस है, जो कोई भी आप ऑनलाइन जो सेल करते हैं, जो बैंक एक से आपसे जो एक प्लेटफॉर्म चार्जेस जो रिसीव करता है, तो हमारा भी चार्जेस मोर और लेस उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, एंड इट इज़ नॉट एट ऑल कमीशंस, ठीक है। कमीशन के टर्म्स में वी आर वेरी बहुत बोलेंगे बहुत कम है, ठीक है। सो वी आर चार्जिंग प्लेटफॉर्म चार्जेस, जो कि हर एक स्टोर इसको आइदर फ्रॉम 100 SKU अगर बोला जाए, एक छोटा रेस्टोरेंट ऑनर से लेके एक बड़ा D2C ब्रांड भी होगा, we have a complete range of products for every set of retails out there. B2B और B2C में आपका स्टार्टअप किस तरीके से फंक्शन कर पा रहा है? B2B जैसे मैंने बताया कि हम लोग डायरेक्टली सेलर्स को जो अपना सॉफ्टवेयर्स और कॉन्सेप्ट वगैरह जो प्रोवाइड कर रहे हैं, और कंज्यूमर्स के लिए हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं एक सेल्फ चेकआउट मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा, कि एक कंज्यूमर किसी भी स्टोर में जाके प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करके उसको अपने कार्ट में, मतलब फिजिकली एज वेल एज वर्चुअल कार्ट में ऐड करके स्टोर के बाहर आ सकता है। तो ये हमारा कंज्यूमर के लिए डायरेक्ट जो प्रोडक्ट हो गया। और दूसरा जो हमारा मेन प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर इज़ अ वाला मार्केट प्लेस। वो एक मार्केट प्लेस वेबसाइट है
जहाँ पर आपके जितने भी लोकल स्टोर्स के जो प्रोडक्ट है वो लिस्टेड रहेगा अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन, प्राइस, एवरीथिंग, स्टॉक वगैरह सब आपको अवेलेबल है। तो अभी जैसे हमें अगर कोई एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है तो मैं घर में बैठे बैठे देख सकता हूँ कि मेरे घर के बाजू में कितने दूर में वो मोबाइल अवेलेबल है, किस रेट पे अवेलेबल है। अभी हम लोग को वो करना पड़ता है कि हम लोग दूसरे ई-कॉमर्स कंपनीज़ में चेक करते हैं और वहाँ चेक करके हमें लगता है 2 या 3 दिन में आने के लिए, बट वी नीड टू रियलाइज़ कि हमारे जो लोकल स्टोर्स हैं उनके पास भी वो चीज़ अवेलेबल होता है, बट पता नहीं रहता है हमें। STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की तरफ से आपको इंक्यूबेशन सपोर्ट भी मिला था और जहां तक हम जानते हैं TCS जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी STPI के इंक्यूबेशन से ही डेवलप हुई है। तो STPI है क्या और इसका क्या रोल रहता है एक स्टार्टअप को डेवलप करने में? STPI is a department that comes directly under Ministry of IT and Commerce, Government of India, और ये काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, अराउंड 1990s में ये फॉर्म हुआ था। तो ये स्पेशली फॉर द सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए ये एक डिपार्टमेंट बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि कैसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी को सपोर्ट किया जाए इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एवरीथिंग। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है एंड वी गॉट इंक्यूबेटेड फ्रॉम देम। तो करेंटली हमारा जो वर्चुअल इंक्यूबेशन है वो STPI भिलाई की तरफ से है और फिजिकल इंक्यूबेशन वी आर इन STPI रांची। चुनौती 3.0 जो मिनिस्ट्री ऑफ IT हर एक साल करवाती है, इसी में 2022 ईयर में आपने पार्टिसिपेट किया था चुनौती 3.0 में और आप विनर भी रहे थे इसके। तो इसके पीछे की जर्नी बताइए और इससे आपको क्या वहाँ से बेनिफिट मिला ये भी बताइए। चुनौती 3.0 जो एक स्टार्टअप कंपटीशन इवेंट है वो गवर्नमेंट करवाता है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे ऑर्गेनाइज इट एंड वी पार्टिसिपेटेड इट। तो अच्छा है, चुनौती 3.0 इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म कि आपको एक आगे बढ़ने के लिए उनकी तरफ से यू गेट NGIS सपोर्ट जो नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम है स्टार्टअप इंडिया के अंदर जो आता है, और इसके थ्रू आपको स्टाइपेंड वगैरह प्रोवाइड होता है। तो वी गॉट ए स्टाइपेंड फ्रॉम इन दैट स्कीम ओनली एंड इन टर्म्स ऑफ ग्रांट ऑल्सो, जो गवर्नमेंट का जो ग्रांट होता है, गवर्नमेंट जो फंड करती है वो भी इसी के थ्रू करती है। तो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ दैट ऑल्सो। तो अगर आपको गवर्नमेंट के थ्रू कुछ एडवांटेजेस चाहिए यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज स्टार्ट कॉम्पिटिशन्स। तो उसमें एक चुनौती 3.0 भी है। ओके, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, फंडिंग स्कीम्स फॉर स्टार्टअप्स, उनमें से किसी स्कीम का क्या आपको लाभ मिल पाया है अभी तक? उसी में जो स्कीम है ये जो NGIS एक उसी स्कीम का ही हिस्सा है एंड अगर आप एक स्कीम में पार्टिसिपेट कर चुके होते हैं और एक स्कीम के इफ़ यू आर क्वालिफाइड फॉर दैट स्कीम तो आप दूसरे में फिर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। So we already got a support from government, stipend support we already got in terms of funding support, वो अभी प्रोसेस में है। तो जब तक वो ब्यूरोक्रेसी का मामला है, जब तक वो सपोर्ट फुलफिल नहीं हो पाता है वी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन अनदर गवर्नमेंट इवेंट्स। आपकी स्टार्टअप का टैगलाइन है मेकिंग स्मार्ट स्टोर्स फॉर स्मार्ट इंडिया। तो ये आपने टैगलाइन क्यों रखा और इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है ये आप हमें बताइए। हम लोग स्मार्ट स्टोर्स क्यों बोलते हैं जो हम लोग स्टोर्स को बना रहे हैं, क्योंकि वी आर नॉट जस्ट मेकिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर दैट स्टोर। हम लोग उसका अकाउंटेंसी, उसका इन्वेंट्री, उसका अटेंडेंस, उसका एवरीथिंग, मतलब उसके स्टोर लेवल से लेके उसका डिजिटली ऑनलाइन मीडियम तक वी आर मेंटेनिंग एवरीथिंग फॉर देम। तो हमारा क्या हो जा रहा है, वी आर इन द डिजिटल पार्टनरशिप विद दैट स्टोर। ओके, ठीक है, तो ये अगर दूसरे लोगों से देखा जाए तो इसमें ये फ़र्क है। तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अगर अभी नॉर्मल स्टोर है हम लोग उसको स्मार्ट बना दे रहे हैं। अब वो कहीं पर भी अवेलेबल है, उसका हर एक प्रोडक्ट कैन बी सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी देख सकता है उसके प्रोडक्ट को और हाइपर लोकली उसको डिलीवर करवा सकता है उस प्रोडक्ट को कहीं पर भी। तो अब क्या है, वो स्टोर इज़ ऑन द सेम प्लेटफॉर्म जहाँ पर कंज्यूमर पहले से अवेलेबल है। इफ़ कंज्यूमर इज़ अवेलेबल ऑनलाइन तो वो स्टोर ऑनलाइन अवेलेबल है, इफ़ कंज्यूमर इज़ अवेलेबल ऑफलाइन तो वो स्टोर ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। तो चैनल ऑफ सेल हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन ऑल्सो। आपका स्टार्टअप DPIIT रजिस्टर्ड है, तो DPIIT रजिस्टर्ड होने से एक स्टार्टअप को क्या फ़ायदे मिलते हैं इसके बारे में आप हमें बताइए। DPIIT रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम्स। जैसे कि हम लोग जैसे चुनौती 3.0 में जो क्वालिफाई की है, जो पार्टिसिपेट की है, क्वालिफाई तो दूर की बात है, पार्टिसिपेट ही तब कर सकते हैं इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ DPIIT। तो ये DPIIT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था जस्ट आफ्टर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, कि उसके बाद यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड, गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसके बाद ही आप जितना भी ये प्लेटफॉर्म्स रहता है, कॉम्पिटिशन्स रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो ऑर्गेनाइज होता है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वकास जी, स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप कैसे देखते हैं, ब्रीफ में हम आपसे जानना चाहेंगे। स्टार्टअप
इकोसिस्टम देखा जाए तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन ऑन अर्थ, ठीक है, अभी हो ही गया हमारा, वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑन अर्थ अगर देखा जाए तो, और वी हैव टू यूटिलाइज द, क्या बोलते हैं, वो आग को वी नीड टू यूटिलाइज जो यंग जनरेशन के अंदर है, तो स्टार्टअप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दैट। तो इकोसिस्टम तो इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ ही रहा है। अभी हम लोग देखे थे कि पहला जो डिकेड जो स्टार्टअप में जो इंडिया रिवोल्यूशन जो आया था दैट वाज टियर 1 सिटीज़। अभी देख रहे हैं जो डिकेड 2 है दैट इज़ गोइंग टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़। तो अब टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ से भी स्टार्टअप्स निकल के आ रही है, एंड वी बिलीव कि अब यहाँ से भी यूनिकॉर्न्स बनना चालू होगा, एंड होपफुली वी विल बी द वन ऑफ देम। कोई भी नया स्टार्टअप के लिए आपके क्या संदेश रहेंगे जो अपनी किसी आइडिया को लेकर क्रिएट करना चाह रहा है? संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे। एग्जैक्टली देखा जाए तो आज के ज़माने में स्टार्टअप अगर देखा जाए 10 साल पहले जो था अभी इजी है, नो डाउट इट हैज़ बिकम इजी। अभी लोग में काफ़ी अवेयरनेस है। हम लोग देख रहे हैं नेशनल मीडिया में अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक स्टार्टअप, एक इन्वेस्टर, और वो एक अब घर घर में माहौल बन रहा है स्टार्टअप का। तो अभी अगर देखा जाए इवन इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू अ स्टार्टअप यू कैन गेट अ सपोर्ट फ्रॉम योर होम, बट उसमें भी चैलेंजेस है। तो सबसे पहले हम लोग यही बोलेंगे कि इफ़ यू आर विलिंग टू डू अ स्टार्टअप हैव द पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ा जो चीज़ है बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, कि आप दूसरों को अगर स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने अंदर ट्रूथफुल रहें कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है। मतलब पैशन और जेन्युइननेस एक पर्सन के अंदर होना बहुत ज़रूरी है अगर वो किसी आइडिया को लेकर एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाह रहा है तो। एग्जैक्टली, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग जर्नी है। वकास जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।